फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी, बीएससी एंड 12th एंड 10th स्टूडेंट के लिए है। मनुष्य में होने वाले संक्रामक रोग, इम्पोर्टेंट इन्फेक्शन डिजीज ऑफ ह्यूमन। फर्स्ट है प्रोटोजोअन डिजीज, मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज है जो कि मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से शरीर में प्लाज्मोडियम के संक्रमण के कारण होता है। इस रोग के बारे में रोनाल्ड रोस ने 1897 में बताया था कि मलेरिया संसार के प्रत्येक हिस्से में पाई जाने वाली संक्रामक बीमारी है, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रकोप भूमध्य एवं गर्म प्रदेशों में होता है। भारत में यह बीमारी अगस्त से अक्टूबर तक अधिक होती है। आजकल इस बीमारी का लगभग निर्मूलन हो गया है, लेकिन आज से 25 से 30 वर्ष पूर्व हमारे देश में प्रतिवर्ष इस रोग से हजारों लोग मरते थे। रोगजनक पैथोजन, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोअन परजीवी के संक्रमण के कारण होता है। बुखार की प्रकृति के आधार पर मलेरिया जो रोग होते हैं वो 4 टाइप का होता है। फर्स्ट है बिनाइन या टर्शियन मलेरिया। यह मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रमण से होता है। इस रोग में बुखार प्रत्येक 2 दिन बाद अर्थात 24 घंटे पश्चात आता है। सेकेंड है चतुर्थक मलेरिया। यह मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी के संक्रमण से होता है। इस रोग में बुखार प्रत्येक तीसरे दिन अर्थात 72 घंटे बाद आता है। थर्ड है मिड टर्शियन मलेरिया। यह मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवेली के संक्रमण से होता है। इस रोग में बुखार प्रत्येक 48 घंटे बाद आता है। फोर्थ है मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। यह रोग प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरस के संक्रमण से होता है। इस रोग में बुखार प्रत्येक तीसरे दिन आता है। यह मलेरिया अत्यधिक घातक होता है। रोग का वाहक, कैरियर ऑफ डिसीज। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलिस मच्छर होती है, जिसके काटने से मलेरिया परजीवी व्यक्ति के रुधिर में पहुंच जाता है। रोग चक्र यानी डिसीज साइकिल। इस रोग मलेरिया में जब मादा एनाफिलिस मनुष्य को काटती हैं तो उसके ब्लड को चूसती हैं, तब ब्लड के साथ मलेरिया के रोगाणु उसके पेट में चले जाते हैं। इस रोगाणु से स्वयं मच्छर को हानि नहीं होती है, परंतु उसके आमाशय में ये रोगाणु लैंगिक प्रजनन के द्वारा तेजी से बढ़ते हैं। जब यह मच्छर किसी निरोगी मनुष्य को काटता है तो अपनी सूंड उसकी त्वचा में प्रवेश कराता है। तब मच्छर के शरीर से कुछ रोगाणु मनुष्य के रक्त में चले जाते हैं और मनुष्य के यकृत में जाकर अलैंगिक प्रजनन द्वारा तेजी से संख्या में बढ़ते हैं। इसके बाद ये रोगाणु मनुष्य के आरबीसी में प्रवेश कर जाते हैं, जहां यह पुनः संख्या में वृद्धि करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 24 से 28 घंटों में आरबीसी फट जाती हैं और मलेरिया के रोगाणु रक्त में आकर पुनः नई सेल्स में प्रवेश कर जाते हैं। यह क्रम हमेशा चलता रहता है तथा मलेरिया के रोगाणु की संख्या तेजी से बढ़ती रहती है। इनकी संख्या के बढ़ने के साथ आरबीसी का विनाश होता है, जिससे मनुष्य को रक्तहीनता का शिकार होना पड़ता है और कभी कभी मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। मलेरिया के रोगाणु एक प्रकार का विषैला पदार्थ हीमोजोइन पैदा करते हैं, जिसके कारण ही रोगियों में मलेरिया बुखार होता है। मलेरिया के प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। अगला है इसके लक्षण। पहले सर्दी लगती है, तत्पश्चात 103 से 104 फीवर तक बुखार आता है। यह बुखार 1 से 3 घंटे तक रहता है और फिर रोगी को पसीना आता है तथा ज्वर उतर जाता है। मलेरिया के ज्वर का आक्रमण प्रतिदिन तीसरे दिन या 2 दिन छोड़कर होता है। रोगी को प्यास बहुत लगती है तथा चेहरा लाल दिखाई देता है। सारे शरीर में दर्द और अकड़न रहती है। लीवर तथा प्लीहा में सूजन आ जाती है। रोकथाम और उपचार। इसका ट्रीटमेंट, मलेरिया का ट्रीटमेंट किस टाइप से किया जाता है? इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। मच्छर अपने अंडे गंदे स्थिर पानी में देते हैं, अतः घर के आसपास के गड्ढों से पानी निकलवाकर उसमें मिट्टी भरवा देना चाहिए या गड्ढों में मिट्टी का तेल छिड़कना चाहिए।
घर की दीवारों पर डीडीटी या फिल्ट छिड़कना चाहिए। तालाबों में छोटी छोटी मछलियां छोड़ देना चाहिए जिससे कि वे मच्छरों के अंडे एवं बच्चों को खा जाए। प्रत्येक व्यक्ति को मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। पशुओं के बांधने के स्थान पर उनके मल मूत्र की ठीक से सफाई करनी चाहिए जिससे वह इकट्ठा न हो पाए। मलेरिया होते ही इसकी सूचना नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर देनी चाहिए। मलेरिया के लक्षण दिखते ही खून की जांच करवाकर कुनेन, मेपिक्रिन, पेलुड्रिन, केमाक्यून, क्लोरोक्विन इत्यादि में से कोई एक दवा चिकित्सक की सलाह से लेनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की सहायता से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना के अंतर्गत बुखार के शिकार प्रत्येक रोगी के रक्त की जांच की जाती है और उसे 600 मिलीग्राम क्लोरोक्विन की एक टिकिया एक दिन तथा उसके बाद 15 मिलीग्राम की प्रतिदिन एक टिकिया 4 दिन तक दी जाती है। सेकेंड डिजीज है अमीबियासिस या अमीबिक पैचिस। रोगजनक यानी पैथोजन है। अमीबियासिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। एंट अमीबा के ट्रोफोजोइड बड़ी आंत की दीवार में प्रवेश करके हिस्टोलिटिक एंजाइम का स्रावन करते हैं। इसके लक्षण हैं अतिसार होना, श्लेष्म में रक्त युक्त पैचिस होना, दीर्घ दुर्गंध युक्त एवं किण्वित मल का त्याग। ये बड़ी आंत की दीवार की कोशिकाओं को खाकर आंत में फोड़े पैदा करते हैं। ये फोड़े फूटने के बाद आंत में म्यूकस तथा रुधिर को त्यागते हैं जो मल के साथ पैचिस के रूप में बाहर आता है। कभी कभी ये यकृत, फेफड़े तथा मस्तिष्क में भी पहुंचकर सूजन तथा फोड़े उत्पन्न करते हैं। विश्व के लगभग 11% मनुष्य में यह परजीवी पाया जाता है। लेकिन लगभग 3% लोग ही इस रोग के शिकार होते हैं। यह बीमारी गर्म देशों में ज़्यादा पाई जाती है। इस रोग से पीड़ित रोगी के शरीर तथा पेट में ऐंठन के साथ सुस्ती तथा कमजोरी महसूस होती है। रोगी के मल के साथ श्लेष्मा तथा रुधिर आता है और बार बार दस्त होते हैं जिसमें इन परजीवियों के गुच्छे भी आते हैं। रोगी की आंख के चारों तरफ काला धब्बा बन जाता है तथा उसका चेहरा मुरझाया रहता है। यह है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रजनन का जीवन चक्र। इस परजीवी का एक मानव से दूसरे मानव में गमन चतुष्केंद्र की पुटियों के द्वारा बिना किसी मध्यस्थ पोषी के होता है। इस परजीवी का ट्रोफोजोइड पहले एक छोटी आकृति में बदलकर चतुकेंद्रीय पुटी का निर्माण करता है। ये चतुकेंद्रीय की पुटियां ही मनुष्य के मल के साथ बाहर आकर भोजन व जल को संक्रमित करती है। जब इन संक्रमित वस्तुओं का प्रयोग स्वस्थ मनुष्य के द्वारा किया जाता है तो वे उसमें चली जाती हैं। घरेलू मक्खियाँ इसे फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। रोकथाम एवं उपचार, इसका ट्रीटमेंट किस टाइप से किया जाता है? रोग से रोकथाम हेतु स्वच्छ साफ जल एवं भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में 1 घंटे तक भिगोकर यूज में लाना चाहिए। फ्यूमेजिलिन, इमेटिन, एरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडेजोल आदि औषधियों का यूज इस बीमारी में किया जाता है। सेकेंड है हेलमिंथिस रोग, हाथी पांव या फाइलेरियासिस। यह एक ऐसी बीमारी है जो भारत में सामान्य रूप से ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा होता है और लोग गंदे पानी का यूज़ ज़्यादा करते हैं। रोगजनक पैथोजन, यह बीमारी वुचेरिया ब्रैंकोफ्टी नामक रस्सी के संक्रमण के कारण होती है। इसके लक्षण हैं, यह कृमि जीवित एवं मृत दोनों ही अवस्थाओं में बीमारी पैदा करती है। जीवित अवस्था में यह खुजली पैदा करता है
एवं हानिकारक उपापचयी पदार्थों को लिम्फ वाहिनियों में जमा करती रहती हैं, जिसके प्रभाव से लिम्फ वाहिनियों की एंडोथेलियम कोशिकाएं विभाजित होकर इसकी गुहा को बंद कर देती हैं। फलस्वरूप प्राथमिक लक्षण के रूप में हल्का बुखार एवं बदन में दर्द रहता है एवं यकृत पीलिया, स्क्रोटस इत्यादि सूजकर रसोली बना देती हैं। लेकिन इस रोग की विकसित अवस्था में कुछ अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं। जब इस बीमारी के लक्षण पैर में दिखाई देते हैं तब पैर बहुत अधिक मोटा हो जाता है। इसी कारण इस बीमारियों को हाथी पांव भी कहते हैं। इस बीमारी के रोगाणु क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलते हैं। इस कारण इस बीमारी की रोकथाम में मच्छरों के प्रकोप को रोकते हैं तथा गंदे नाले अथवा संक्रमित तालाबों के जल का यूज नहीं करते हैं। वुचेरिया वैंक्रोप्लिस या हाथी पांव रोग इस टाइप से हो जाता है। किसी भी ह्यूमन की बॉडी में एक सूजन आ जाती है। जब परजीवी से संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर मनुष्य को काटता है तो इसकी लार के द्वारा परजीवी मानव शरीर में पहुंचकर रक्त में मिल जाता है और वहां से लिम्फ वाहिनियों में पहुंचकर वयस्क में रूपांतरित होने के लिए लिम्फ तंत्र के किसी स्थान पर रुक जाता है और 5 से 8 महीने में ये लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं और प्रजनन करके नए परजीवी बनाते हैं। इसका रोकथाम है ट्रीटमेंट किस टाइप से किया जाता है। फाइलेरियासिस से बचने के लिए मच्छरों से बचना चाहिए तथा इन्हें नष्ट करना चाहिए। प्रोण परजीवी को मारने के लिए मेल डब्ल्यू नामक की आर्सेनिक की बनी दवा का यूज किया जाता है, लेकिन अवयस्क परजीवी के लिए डाई मिथाइल कार्बोए मोनोजाइन का यूज किया जाता है। इसके लार्वा के लिए मिलाइन फिनाइल सिस्बोनेट का यूज किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो फाइलेरिया को समाप्त करने की जानकारी एवं सूचनाएं प्रदान करता है। अगला है एस्केरियासिस। इसका रोगजनक है पैथोजन। आज का यह रोग एस्केरिस लुम्बिक्रोइड्स नामक कृमि के कारण होता है। रोगी मनुष्य के मल के साथ एस्केरिस के अंडे भूमि में मिल जाते हैं और इसे संक्रमित करते हैं। सब्जियां, कीड़े मकोड़े, दूध देने वाले पशुओं के थनों की धूल, सामान्य धूल इत्यादि के द्वारा ये हमारे खाने पीने की वस्तुओं को संक्रमित करते हैं और भोजन के साथ साथ व्यक्ति की आंत में पहुंच जाते हैं। आंत में अंडे का कवच घुल जाता है और लार्वा पैदा होता है। यह आंत को भेदकर रक्त के साथ यकृत, फेफड़ों, हृदय इत्यादि को संक्रमित कर देता है। यह परजीवी हमारी आंत के पचे हुए भोजन पर निर्भर रहता है। एक पोषक की आंत में 500 से 5000 तक परजीवी हो सकते हैं। इसके लक्षण हैं पेट में तेज दर्द होता है, बेचैनी महसूस होती है, वृद्धि रुक जाती है, एपेंडिसाइटिस, अतिसार तथा हल्के बुखार की शिकायत रहती है। कभी कभी ये मस्तिष्क तथा गुर्दे में पहुंचकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसका ट्रीटमेंट किस टाइप से किया जाता है। स्वच्छता इस रोग की सबसे अच्छी रोकथाम है। पाइपराजिन साइट्रेट तथा पाइपराजिन फॉस्फेट इन कृमियों को मारने की सबसे अच्छी दवाएं हैं। इसके अलावा बेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल एवं पायरांटेल पामोएट इससे रोग का उपचार होता है। इससे बचने के लिए निम्न सावधानियों को अपनाना चाहिए। सड़ी गली सब्जी, फल एवं दूषित जल के यूज से बचना चाहिए। साफ सुथरे शौचालय का यूज करना चाहिए। सब्जियों एवं फलों को धोकर ही यूज करना चाहिए। भोजन के पूर्व हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा शौच इत्यादि के लिए साफ जगहों का यूज करना चाहिए। थर्ड है जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिसीज, मोतीजरा तथा टाइफाइड। यह गर्मी में फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। यह रोग विश्व के सभी भागों में पाया जाता है। स्वच्छता तथा जल प्रदाय में सुधार के कारण पश्चिमी देशों में इस रोग में कमी आई। टाइफाइड से होने वाली मृत्यु दर को स्वच्छता उपायों का सूचकांक माना जाता है। रोगजनक यानी पैथोजन, यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है।
यह रोग प्रदूषित भोजन, जल तथा रोगी के मलमूत्र व थूक द्वारा फैलता है। मक्खियाँ इस रोग के जीवाणुओं को फैलने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। जब ये रोगी के मलमूत्र पर बैठने के बाद खाने पीने वाली वस्तु पर बैठती हैं तो उसे संक्रमित कर देती हैं। बाढ़ आदि प्रकोपों के समय जब जल इस रोग के कारणों से प्रदूषित होता है तब यह रोग अधिक तीव्रता से फैलता है। इसके लक्षण है, रोग के प्रारंभ में रोगी अशांत तथा अस्थिरता का अनुभव करता है। सारे बदन तथा सिर में दर्द रहता है। रोगी को 101 तक बुखार रहता है जो शाम को बढ़ जाता है। रोगी की नाड़ी की गति धीमी हो जाती है। शरीर पर मोती के समान चमकीले छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। यह रोग लगभग 3 सप्ताह तक रहता है। दूसरे सप्ताह में रोगी का बुखार असाधारण रूप से बढ़ता है। इसके कारण इसके होंठ पर जहाँ पर पपड़ी जम जाती है, रोगी को कब्ज की शिकायत रहती है। इस रोग में आँख सबसे अधिक प्रभावित होती है। कुछ रोगियों की आंतों से रक्त निकलता है। कभी कभी अधिक मात्रा में रक्तस्राव के कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। रोकथाम एवं उपचार, इसका ट्रीटमेंट किस टाइप से किया जाता है? रोगी को हवादार तथा रोशनी युक्त कमरे में रखना चाहिए। रोगी के मल मूत्र, थूक इत्यादि को नष्ट कर देना चाहिए तथा जीवाणुनाशक दवा का यूज़ करना चाहिए। जल तथा दूध का यूज़ उबालकर करना चाहिए। आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए जिससे वाहक कीट पैदा न हो। मक्खियों को मारने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। रोगी का उपचार क्लोरोमाइसिटिन जैसे प्रतिजैविकों से किया जाता है। रोग होते ही चिकित्सा को दिखाना चाहिए। रोग की रोकथाम के लिए टीबी का टीका लगवाना चाहिए। आजकल इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के पित्ताशय को शरीर से निकाल दिया जाता है क्योंकि इसी के अंदर इस रोग के कारक ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। निमोनिया फेफड़ों के संक्रमण की बीमारी है। इसका रोगजनक है। निमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एवं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। ये जीवाणु फेफड़ों की कुपिकाओं एल्वोलाई को संक्रमित करते हैं। इसके लक्षण हैं, इस रोग में फेफड़ों की एल्वोलाई में एक तरल भर जाता है जिसके कारण सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होती है। यह रोग प्राय बच्चों में होता है, कभी कभी बड़ों में भी हो सकता है। बुखार आना, शरीर का अचानक ठंडा हो जाना, सीने में कफ जमा हो जाना, सीने में दर्द होना, काफ़ी समय तक श्लेष्मी बलगम के साथ जुकाम तथा तेज व गहरी सांस लेना। रोग की प्रचंडता अधिक होने पर होंठ एवं उंगलियों के नाखून स्लेटी से नीले रंग के हो जाते हैं। उदर का फूलना, खून के रंग का बलगम निकलना। संक्रमण काल, इस रोग के रोगजनक का संक्रमण काल प्राय 1 से 3 दिनों का होता है। इसका ट्रीटमेंट किस टाइप से होता है? निमोनिया एक जानलेवा घातक रोग है, अतः समय पर इसका उपचार करना अति आवश्यक हो जाता है। इस रोग के उपचार के लिए एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एवं सल्फोनेमाइड जैसे प्रतिजैविक औषधियों का यूज में लाई जाती है। फोर्थ है विषाणु जनित रोग, वायरल डिसीज। इसमें है फर्स्ट डेंगू। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है जो कि मादा टाइगर मच्छर के काटने से फैलता है। एक बार संक्रमित हो जाने पर मच्छर संक्रमित बना रहता है। इसका रोगजनक है विषाणु DN1, DN2, DN3। रोग वाहक वेक्टर, मादा टाइगर मच्छर डिसीज एजेप्टी। यह मच्छर प्रातः एवं शाम काल में सक्रिय रहता है परंतु दिन 1 वर्ष के किसी भी समय काट सकता है। डेंगू के प्रकार, डेंगू 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है क्लासिकल डेंगू बुखार। क्लासिकल डेंगू बुखार, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यह बहुत खतरनाक होता है। इस रोग में हल्के कंजक्टिवाइटिस या कोराइजा के साथ बुखार प्रारंभ होता है जो कि कुछ ही घंटों में उच्च बुखार, गंभीर सिर दर्द, पीठ दर्द, संधि पीड़ा, पेशी दर्द, तालू के छिपे हुए भाग में पिन आकार के आशय सहित इसके बिना भुजा, छाती तथा पीठ पर खरोच के साथ दर्द ठंडी लगती है।
जो कि 5 से 7 दिनों तक चलती रहती है तथा बाद में पुनरावृत्ति होती है। सेकेंड है डेंगू रक्त स्त्राव बुखार। यह अत्यधिक घातक बुखार है जो कि 101 से 105 डिग्री तक आता है, प्रारंभ होता है। जी मचलाना, सिर दर्द, वमन, उदर दर्द, रक्त स्त्राव, धब्बों, मस्तिष्क पर भी सर्दी, जुकाम, अंत रक्त स्त्राव के साथ प्रारंभ होता है, जिसके कारण मल मूत्र व वमन में रक्त आ जाता है। रुधिर में प्लेटलेट्स की संख्या 70,000 पर कम हो जाती है। अंगों में रक्त आपूर्ति कम हो जाती है। इसके कारण तेजी से गिरती नब्ज के साथ डेंगू आघात सिंड्रोम हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट किस टाइप से होता है? डेंगू एक घातक रोग है, अतः समय पर इलाज न होने पर मृत्यु हो जाती है। रोग के उपचार हेतु पैरासीटामोल के साथ रुधिर प्लेटलेट्स को चढ़ाने से आराम मिलता है। आजकल इसके टीके भी बन चुके हैं। मच्छरों को घर के आसपास जमा नहीं होने देना चाहिए। अगला है चिकनगुनिया। यह एक विषाणु रोग है जो कि संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। बंदर या कुछ व्यक्ति इस रोग के रिजर्वायर होते हैं। रोगजनक है। चिकनगुनिया रोग अल्फा विषाणु के संक्रमण से होता है। रोगवाहक है। इस रोग के रोगजनक का वाहक एडिस एजिप्टी एडिस एल्ब्रोक्टिस होता है। इसके काटने से विषाणु शरीर में पहुंच जाते हैं। रोग एवं लक्षण। चिकनगुनिया शब्द अफ्रीका के बंदू या मोकोंडो भाषा से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ झुक जाना, बेंड अप होता है। यह रोग संधिशोथ लक्षणों के कारण विकसित होता है। इस रोग में रोगी का शरीर झुक जाता है। रोगी के पैर एवं धड़ पर धब्बे व फफोले उफर आते हैं। यह संधिशोथ होता है। रोगी को 102 से 104 डिग्री तक बुखार 2 दिनों तक रहता है। बाद में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तथा व्यक्ति फोटोफोबिया का शिकार हो जाता है। बुखार उतर जाने के बाद 5 से 7 दिनों तक सिर दर्द, अनिद्रा, थकान, ताकत में कमी व संधिशोथ बना रहता है। इसका ट्रीटमेंट, इस रोग से बचने के लिए फुल पेट मोजे आदि पहनना चाहिए तथा दरवाजों या खिड़कियों में जाली लगाना चाहिए तथा मच्छर भगाने वाली विधियाँ यूज में लानी चाहिए। घर के पास जल भराव या कूलरों में पानी नहीं भरा रहने देना चाहिए। बुखार आने पर क्लोरोक्विन फॉस्फेट नामक औषधि का यूज करना चाहिए। साधारण जुकाम का नशाशोथ। इसका रोगजनक है। साधारण जुकाम राइनो विषाणु के कई प्रभेदों के संक्रमण के कारण होता है। यह विषाणु नाक एवं श्वसन मार्ग को संक्रमित करता है परंतु फेफड़ों को नहीं। इसके लक्षण है, इस रोग में विषाणु के संक्रमण के कारण श्वसन मार्ग की श्लेष्मिका झिल्लियों में प्रदाह होता है। इस रोग का प्रमुख लक्षण नासी संकुलता एवं अस्त्राव, कंठदाह, रुक्षता अर्थात फटी आवाज़, खांसी, सिर दर्द, थकावट आदि, जो कि प्राय 3 से 7 दिन तक रहते हैं। इसका संक्रमण इन्फेक्शन है। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों के साथ निकली छोटी छोटी बूंदें जब स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आती हैं तो वह पेन, किताबों, प्याले, दरवाजों की मूठों, कंप्यूटर के कीबोर्ड या माउस जैसे सदूषित सुई आदि के संपर्क में आता है तो भी उसे संक्रमण हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट, सामान्य जुकाम प्राय 3 से 7 दिनों के अंदर स्वयं ठीक हो जाता है। औषधियाँ ग्राणी उत्तेजना की गंभीरता कम करने के लिए व ग्राण मार्ग साफ करने के लिए ली जाती हैं। 5th है कवक जनित रोग यानी फंजल डिजीज। दांत एक कवक जनित त्वचीय रोग है। इसका रोगजनक है। दांत के लिए माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एवं एपिड मोर्फाइटोन आदि फंगस के संक्रमण के कारण होता है। इसके लक्षण हैं, इस रोग में शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून और स्कैल्प
पर सूखे शल की धब्बे दिखाई देते हैं। इन धब्बों में तेज खुजलाहट होती है। ऊष्मा और नमी इन कवकों को त्वचा के वलनों जैसे ग्रोइन तथा पैर की उंगलियों के बीच संक्रमण पर पनपने में मदद करती है। संक्रमण विधि: यह रोग प्राय मिट्टी या संक्रमित व्यक्तियों के तौलियों, कपड़े या कंघी आदि का यूज करने से होता है। इसका ट्रीटमेंट: दांत के उपचार हेतु बाजार में बहुत सी औषधियाँ उपलब्ध है, अतः समय पर उपचार करना अति आवश्यक है।